प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग कक्षा द्वादश हिंदी की क्लास में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस के उपरांत अलंकार को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से काव्य के अंतर्गत रस अपनी उपादेयता सिद्ध करता है और अलंकार का कैसा औचित्य है काव्य परंपराओं में, काव्य की आवश्यकताओं के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को आभूषणमय करने के लिए। उसी कड़ी में, उसी परंपरा में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत ही एक तीसरा हिस्सा भी हमारा, तीसरा भाग भी है जो हमारे काव्य को सुंदर बनाता है, उसको हम छंद कहते हैं। तो आज हम सभी लोग छंद, काव्य सौंदर्य के तत्व छंद का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये छंद किस प्रकार से काव्य में कार्य करते हैं और इन छंदों की काव्य में कैसी उपादेयता है, उपयोगिता है। इनके कारण ही हमारे काव्य, हमारी पंक्तियाँ, हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं कैसे सुंदर बनती हैं, जो श्रोता के लिए ग्राह्य होती हैं। और पाठक या श्रोता जब उस छंद को सुनता है, उस छंदोबद्ध रचना को जब सुनता है, तो उसका हृदय आनंदित हो जाता है। तो आइए हम सभी लोग अब छंद के ऊपर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कक्षा द्वादश विषय हिंदी, प्रकरण छंद है ये, और छंद को ही हम सभी लोग पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रकरण है, ये वही काव्य का सौंदर्य जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने रस को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने अलंकार को पढ़ा। आज उसी काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत ही हम सभी लोग यहाँ पर छंद को भी पढ़ेंगे। आज का हमारा जो शीर्षक है वो छंद है। जैसे आप इसके पहले अन्य जो भी सौंदर्य तत्व पढ़े, रस पढ़े, अलंकार पढ़े, तो वहाँ पर भी सर्वप्रथम हमने ये समझाने का आपको प्रयास किया, हमने ये बताने का आपको प्रयास किया कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, इसके पहले भी ये चर्चा आ चुकी थी कि संसार में जितने भी शब्द हैं, साहित्य जगत में, काव्य जगत में, भाषा जगत में, प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, जितने भी शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं, हर शब्द अर्थवान है। साहित्य का, भाषा का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द निरर्थक हो, अर्थात उसका अर्थ न हो। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो मैं बार बार आपसे कहता हूं, वो नित्य है, शाश्वत है, निरंतर है। अगर शब्द है तो अर्थ है। कैसे? जैसे अगर धुआं है तो आग है, अर्थात इनमें आपस में साहचर्य संबंध होता है कि एक है तो दूसरा निश्चित रूप से रहेगा। वाक्पदीयम में भर्तृहरि जी ने कहा है कि नित्या शब्दार्थ संबंधा, कि शब्द और अर्थ के जो संबंध हैं, शब्द और अर्थ का जो आपस में रिलेशनशिप है, संबंध है, वह नित्य है। अर्थात शब्द है तो अर्थ है। इसी कड़ी में हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो छंद है, इस छंद शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर छंद है क्या, उसका अर्थ क्या है। देखिए, कहा गया है कि जिस काव्य में, कोई भी काव्य हो, जिस काव्य में वर्ण, मात्रा, गणना, यति, विराम, गति नियमों की स्थापना की जाती है, अर्थात जिस काव्य में वर्ण की गणना, उसके यति की गणना, उसकी मात्रा का गणना, उसके विराम का गणना, कहाँ पर आधा कामा लगेगा, कहाँ पर पूरा कामा लगेगा, कहाँ पर अल्प विराम होगा, कहाँ पर पूर्ण विराम होगा, कहाँ पर स्वर को उठाना है, कहाँ पर स्वर को गिराना, ये सारी विषय वस्तु का जहाँ पर गणना की जाती है, जहाँ पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर इन सारे विषय वस्तुओं को नियमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित किया जाता है, उसी का नाम छंद है, उसे ही हम छंद कहते हैं। तो ये छंद शब्द का अर्थ हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जिस काव्य में वर्ण, मात्रा, गणना, यति, विराम, गति के नियमों की स्थापना की जाए, उसे हम
छंद कहते हैं। परिभाषा हम देखेंगे कि छंद की परिभाषा क्या है। अभी तक हमने अर्थ को देखा, तो देखिए छंद को परिभाषित करते हुए जो छंद शास्त्र के वेत्ता हैं, जो छंद शास्त्र के अध्येता हैं, जो छंद शास्त्र की स्थापना करने वाले हैं, उनका कहना है हिंदी साहित्य के कोश के अनुसार। हिंदी साहित्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है, हम हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं, इसलिए हम हिंदी साहित्य की परिभाषा दे रहे हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं अक्षर और अक्षरों की संख्या, यानी क रूपी वर्ण और क ख ग आदि रूपी उनकी संख्या। तो अक्षर और अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य छंद कहलाती है। अर्थात जिस पद्य में उपरोक्त नियमों को स्थापित किया जाता है, उपरोक्त नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है, उसे ही हम छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि छंद का अर्थ क्या है और छंद की परिभाषा क्या है, किसे हम छंद कहेंगे, ये स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न बनता है कि इस छंद के तत्व कौन कौन से हैं, किन किन तत्वों के संयोजन से, किन किन तत्वों के आधार पर छंद रूपी साहित्य का, छंद रूपी नियम का निर्धारण होता है। तो आइए हम सब देखते हैं कि छंद के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि अभी परिभाषा में ही हम लोगों ने देखा कि अक्षर, अक्षरों की गणना, यति, विराम, ये सब नियम जहाँ परिभाषित होते हैं उसे ही हम छंद कहते हैं। तो निश्चित रूप से छंद के यही तत्व भी हैं। अब एक एक करके हम परिभाषित कर लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए छंद के मुख्य तत्व निम्न है। नंबर 1 वर्ण। वर्ण से अभिप्राय हमारा अक्षर से है। वर्णमाला, अक्षरों की जहाँ मालाएं होती हैं, एक अक्षर के पास बाद दूसरी अक्षर आती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो जब वर्ण कहा गया तो वर्ण का मतलब सिर्फ एक अक्षर। वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए जितने भी वर्ण हैं वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे मुख विवर से निकलते हैं। इनका एक उच्चारण स्थान है। यह अन्यत्र इसको बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बड़े अच्छे ढंग से बताया है। अन्य भी जगहों पर वर्णों के उच्चारण स्थान को यथा स्थान सुंदर ढंग से परिभाषित करते हुए बताया गया है। समय की कमी के कारण उस पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना जानिए कि मुख विवर से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने वाले के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, मुख विवर से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को सूचित करने वाले जो चिन्ह बताए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ से अनार, तो अ के लिए मुख विवर से जो अ रूपी ध्वनि निकल रही है उसको चिन्हित करते हुए उसको कहा गया कि यह आ वर्ण होगी। तो छंद की जो प्रथम तत्व है वह वर्ण है। अब इन वर्णों के जो प्रकार होते हैं, इन वर्णों के प्रकार हैं नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ। यह वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यह अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। उदाहरण के लिए आपको हम समझा दें, जैसे आ वर्ण है तो आ से अनार जब हम कहते हैं तो आ इसमें छोटा है, ह्रस्व है। लेकिन जब आ से आम कहते हैं तो वही अ वर्ण यहाँ दीर्घ हो जाता है और आ बन जाता है। कहा गया है कि ह्रस्व वर्ण में 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में 2 मात्रा होती है। आगे अभी हम बताएंगे आपको कि मात्राएं क्या होती हैं। साहित्य में कहा गया है कि ह्रस्व मात्रा भवेद लघु, जिसमें छोटी मात्रा होती है वो लघु कहलाता है, और दीर्घ मात्रा भवेद गुरु, और जो इसमें दीर्घ मात्रा होती है वो गुरु वर्ण कहलाता है। अर्थात ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले वर्ण, और वर्ण के फिर 2 भेद हो गए, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। अब
यहाँ पर हम एक नियम देखते हैं कि किस वर्ण को हम ह्रस्व कहेंगे और किस वर्ण को हम दीर्घ कहेंगे। देखिए, जो ह्रस्व वर्ण है, लघु वर्ण है, वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई होती है। वर्ण मात्रा गणना की। अब प्रश्न यहाँ पर एक शब्द आपको मिल गया, मात्रा। क्या आखिर मात्रा किसे कहते हैं? मापन, इकाई। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसी लगने वाले समय के आधार पर ही हम गणना करते हैं कि यह छोटा मात्रा है, यह बड़ा मात्रा है, ये लघु वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है। जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगेगा, अगर कम समय लगता है तो लघु वर्ण है, ह्रस्व वर्ण है, और अगर ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो वो दीर्घ वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार से वो अ से अनार, छोटा है हम पढ़ते हैं, बड़ा आ पढ़ते हैं, छोटी इमली पढ़ते हैं, बड़ी इमली पढ़ते हैं। वो छोटी और बड़ी का जो बीच का डिफरेंस है वो किस आधार पर है? तो वह इसी मात्रा के आधार पर है, अर्थात उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है और यह वर्ण एक मात्रिक होता है। यथा आ, ई, उ, ए, ओ, ये जितने के हैं, आ, ई, उ, ये सब के सब मात्रिक होते हैं। इनमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसके नियम निम्नवत हैं। जैसे देखिए, अगर कहीं संयुक्त अक्षर होगी, जैसे संयुक्त अक्षर एक हम बताएं आपको, त्र, त और र मिला करके एक अक्षर बनी है त्र। यह त्र संयुक्त अक्षर कहलाती है। जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं सब के सब लघु होते हैं, अर्थात एक मात्रा के होते हैं। जिन जिन अक्षरों के ऊपर चंद्रबिंदी लगा होता है वो सब के सब लघु वर्ण के अंतर्गत उनकी गणना की जाती है। जैसे एक शब्द है धंसना। अब देखिए, ध के ऊपर आपके चांदबिंदी लगी हुई है, ये चांदबिंदी लगी हुई है, और ये चांदबिंदी के लिए नियम हमारा बताया गया है कि चंद्र बिंदु वाले एक वर्ण एक मात्रा वाले होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होगी वह एक मात्रा वाले कहलाएंगे। इसी प्रकार से हर्ष मात्राओं से भी मुख सभी वर्ण लघु होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर हर्ष मात्राएं लगी हैं, छोटी मात्रा लगी है, जैसे क पर की, कु पर कु, ये जो छोटी मात्राएं लगी हैं, ये कु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कु, ये सब के सब हमारे ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में हलंत लगा हो, जैसे अहम, यहाँ पर बिंदी लगा दिया गया, नहीं तो अहम को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो अहम है, जैसे आ, हा, म, तो मैं में हमने बिंदी लगा दिया, हलंत लगा दिया, तो इसलिए अहम हमारा यहाँ पर लघु वर्ण के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन नियमों से जहाँ संयुक्त अक्षर होते हैं वहाँ स्वयं लघु होता है, चंद्रबिंदी जिनके ऊपर लगी रहती है वो लघु होते हैं, और जिनके अंत में छोटी मात्राएं लगी होती हैं वो हलंत होते हैं, और जिन शब्द के अंत में हलंत होता है वो सब के सब लघु वर्ण के होते हैं। इसी प्रकार से दीर्घ वर्ण की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ह्रस्व की अपेक्षा जिनके उच्चारण में, ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो गुरु वर्ण कहलाते हैं, दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ अक्षर के उच्चारण से आ में अधिक समय लग रहा है, इसलिए वह दीर्घ वर्ण कहलाता है। और इसका जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो प्रतीक देखिए इस प्रकार से जाना जाता है। इस प्रकार से इसका प्रतीक, एक चिन्ह, सिंबल लगाया जाता है। इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे अनुस्वार युक्त जितने भी वर्ण होते हैं, अनुस्वार जिनके ऊपर बिंदी है, तो अनुस्वार युक्त जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी वर्ण दीर्घ कहलाते हैं। जैसे कंत, कंत में ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए यह दीर्घ होगा, और दीर्घ के लिए हम दो मात्रा लगाएंगे और उसका चिन्ह होगा यह। तो इस प्रकार से कंत, दंत। विसर्ग वर्ण, जिन वर्णों में अक्षरों के आगे विसर्ग, विसर्ग को आप जानते हैं कि किसी भी अक्षर के आगे जब दो ऐसे बिंदी लगा दी जाती है तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो जो विसर्ग वर्ण होते हैं वो सब के सब दीर्घ होते हैं। दीर्घ मात्राओं से युक्त जितने वर्ण होते हैं वो सभी के सभी दीर्घ होते हैं। यानी जिन अक्षरों के ऊपर बड़ी मात्राएं लगती हैं, जैसे ईख, रामा, कृष्णा में ला, ये सब के सब दीर्घ कहलाएंगे। जैसे कौन, तो क पर ये बड़ी मात्रा लगी से ये दीर्घ होगा, यह दीर्घ होगा और यह
दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ जो होता है उसमें दो मात्राएं की गणना कर ली जाती है, कहा जाता है कि इसमें दो मात्राएं लग रही हैं। वर्ण के बाद दूसरी स्थिति आती है गति। कविता के पथ में, कष्ट नहीं है, काव्य के पथ में के समय, उच्चारण के समय जो प्रवाह होती है, कविता पाठ के समय, कविता पाठ है, कविता पाठ के समय जो हमारे उच्चारण का प्रवाह होता है, जो हमारे उच्चारण की गति होती है, उसी को ही हम गति नाम से जानते हैं। यति छंदों में कविता पाठ करते समय, गीत गाते समय कहाँ पर थोड़ा रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है, कहाँ पर पूरी तरह से रुक जाना है, इसका जो ज्ञान कराता है वही हमको यति नाम से हमको जानते हैं, और इसी को विराम या यति कहते हैं। तुक पद्य के अंत में, ये पद्य है, पथ नहीं है, पद्य के अंत में, चरणांत में, पद्य के चरण के अंत में जब एक समान शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे ही हम तुक कहते हैं, तुकांत कहते हैं। कि ऐसे दो शब्द जो इस पद के भी लास्ट में वही आए और उस पद के लास्ट में भी अंतिम अक्षर वही आती है, उसे हम तुक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छंद के जो तत्व हैं उसमें वर्ण, वर्ण के बाद गति, गति के बाद यति, यति के बाद तुक। इसके बाद में देखते हैं हम कि वर्णिक गढ़, वर्णिक तत्वों में वर्ण की व्यवस्था तथा गढ़ के लिए तीन वर्णों के गढ़ समूह बनाए गए हैं। एक दूसरी, अभी तक हमने मात्राओं के यहाँ पर गणना किया था, इन मात्राओं के लिए देखिए कुछ अन्य भी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जिसके लिए एक संस्कृत का शब्द है यमाता राज भान शलगा। यह एक संक्षिप्त शब्द है, एक में हम उसको मिला के बोलते हैं, ये भान नहीं है, भान है। तो यमाता और मैं नहीं है, ये है यमाता राज भान शलगा। इसके आधार पर हम कुछ शब्द बनाए हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अक्षरें हैं और 8 अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है जिसको हम यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ के नाम से जानते हैं। इसी को संक्षिप्त में हम कह देते हैं यमाता राज भान शलगा। देखिए यगड़ में जहाँ पर यगड़ होगा वो 5 मात्राओं का होता है। जो यह चिन्ह है आपका, यह 1 मात्रा का है, और जो यह चिन्ह है मतलब इसके बराबर आपका 1 और इसके बराबर आपका 2, तो यह 2 मात्रा का चिन्ह है, वह 1 मात्रा का चिन्ह है। इसलिए यगड़ में 5 मात्राएं, तो मगड़ में आपके 6 मात्राएं, तगड़ में 5 मात्राएं, रगड़ में 5 मात्राएं, जगड़ में 4 मात्राएं, भगड़ में 4 मात्राएं, नगड़ में 3 मात्राएं और लास्ट में सगड़ में आपकी 5 मात्राएं होती हैं। इसी को हम यमाता राज भान शलगा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात किसी छंद में हम ये कह सकते हैं कि इसमें यगड़ तगड़ मगड़ है, इसमें जगड़ सगड़ नगड़ है, क्योंकि उन मात्राओं के आधार पर उनकी हम परिकल्पना कर लेते हैं, उनको हम सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए इसका भी ज्ञान होना हम लोगों के लिए आवश्यक है। यमाता राज भान शलगा का भी ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं से हम शब्दों के ऊपर मात्रा का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर अभी तक हमने छंद के तत्व की चर्चा आप सीखी। हमने छंद का अर्थ आपको बताया, छंद की परिभाषा बताई और छंद के तत्वों की परिचर्चा हमने आपके बीच में की। अब हम पहुँचते हैं छंद के प्रकार कि भाई ये छंद कितने प्रकार का होता है। अगर छंद यहाँ तक स्थापित हो गया तो अब हम जानें कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। देखिए छंद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। छंद की गणना हम मुख्यतः 2 प्रकार से करते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, यहाँ स्वतः आपके मन में एक जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि भाई मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद के संदर्भ में आपको हम बता दें कि जिस छंद में, जिस पद्य के छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जैसा कि भी मात्राओं के बारे में आपको बताया हमने कि ह्रस्व अक्षर पर 1 मात्रा, दीर्घ अक्षर पर 2 मात्रा, तो ऐसे जिन छंदों में मात्राओं की गणना कर दी जाती है कि इस छंद के पहले चरण में और तीसरे चरण में ये मात्रा होगी, दूसरे चरण और चौथे चरण में ये मात्रा होगी, तो उस छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जिन
छंद की रचनाओं में जिन काव्य की पंक्तियों में मात्राओं की गणना की जाती है कि पहले पद और दूसरे पद में कितनी मात्राएं हैं, तीसरे पद और चौथे पद में कितनी मात्राएं हैं, वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब दूसरा हमारा प्रारंभ होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का अभिप्राय है कि छंद की जिस लाइन में, काव्य के छंद के पद्य के जिस लाइन में, जिस पंक्ति में, अगर काव्य की पंक्ति 4 चरणों की है तो किस चरण में कितने वर्ण होंगे, कितनी अक्षरें होंगी, उन अक्षरों के निर्धारण पर हम उसको वर्णिक छंद की श्रेणी में रखते हैं। तब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसके पहले पद में इतनी अक्षरें हैं और तीसरे पद में इतनी अक्षरें हैं, दूसरे पद में इतनी अक्षरें हैं, चौथे पद में इतनी अक्षरें हैं, या चारों पदों में इतनी इतनी अक्षरें हैं, तो वह वर्णिक छंद के अंतर्गत आने वाला छंद कहलाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि छंद 2 भागों में विभाजित हो जाता है, मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद और वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद। मात्रा के आधार पर आगड़ी छंद मात्रिक छंद कहलाता है, जो नियमानुसार पदों और चरणों में मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। इनमें लघु गुरु के क्रम वृत्तों की तरह निश्चित होता है, इसमें केवल वर्ण संख्या की गणना सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर वर्णों की गणना प्रधान होती है, न कि मात्रा की गणना। अब जो हमारे कुछ मात्रिक छंद हैं उनकी हम आपसे चर्चा कर ले रहे हैं कि मात्रिक छंद हैं कौन कौन। तो देखिए, जो चौपाई का लक्षण और उदाहरण है यहाँ पर, दोहा का लक्षण और उदाहरण है यहाँ पर, सोरठा का लक्षण एवं उदाहरण है, रोला भी, ये सब छंद हैं। चौपाई छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है, रोला छंद है, कुंडलियाँ छंद है, हरगीत का छंद है, भैरव छंद है। ये सभी छंद हैं। ये छंद कुछ मात्राओं के आधार पर हैं तो कुछ वर्णों की गणना के आधार पर निश्चित किए गए हैं। अब यहाँ हम क्रमशः यथासंभव देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये छंद मात्रिक क्यों कहला रहे हैं और वर्णिक क्यों कहला रहे हैं, और कौन सा छंद मात्रिक होता है और कौन सा वर्णिक होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। चलते उदाहरण हम इनका देखते हैं। हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले मात्रिक छंद की चर्चा कर रहे हैं। हम मात्राओं के छंदों की बात कर रहे हैं कि मात्रिक छंद कौन होता है। यह एक छंद है चौपाई। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा रामचरितमानस 80% 90% इन्हीं चौपाइयों पर है। अर्थात उन्होंने चौपाई छंद का पूरा प्रयोग किया है। चौपाई छंद के बारे में कहा जाता है यह एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक से अभिप्राय है कि इसके सारे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और इसके जो कविता होती है उसके 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हों वहाँ पर मात्रिक छंद कहलाता है। अर्थात प्रत्येक चरण में जहाँ पर 16 मात्राएं प्राप्त होती हैं, चारों चरण में जहाँ 64 मात्राएं प्राप्त हो जाती हैं, वह छंद मात्रिक छंद कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर उदाहरण है उनकी चौपाई का कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहे प्राण बिनु आश विशेखा। ऊपर की लाइन में देखे मात्रा लगा करके दिखा दिया गया है कि ऊपर किस प्रकार से बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये जो पंक्ति कविता का पहला चरण है, चौपाई का जो पहला चरण है, उसमें टोटल 16 मात्राएं प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार से ये सभी चारों चरणों में 16 मात्राएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यह छंद हमारा चौपाई मात्रिक छंद की श्रेणी में आएगा। दूसरा हमारा जो छंद है वह दोहा है। दोहा के बारे में कहा जा रहा है कि ये सम नहीं है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्थात इसमें पूरी समानता नहीं मिलती है बल्कि आधी समानता मिलती है। अब आधी समानता का क्या अभिप्राय है कि छंद के कविता के 4 चरण होते हैं तो चारों में समानता नहीं मिलेगी बल्कि 2 में समानता मिलेगी और 2 में असमानता मिलेगी। कैसे समानता मिलती है? देखिए, कहा जा रहा है कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो वो दोहा नामक
छंद होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला चरण है, उस पहले चरण में इसके 13 मात्राएं हैं यहाँ तक, और जो ये छंद है, इस छंद में इसके 11 मात्राएं हैं। आगे की जो लाइन है उसमें 11, यानी दूसरे चरण में 11 है। तो पहले में 13, दूसरे में 11, टोटल 24, और ये पूरे के पूरे 24 मात्राएं यहाँ पर हो जाती हैं। इस प्रकार से यह दोहा नामक छंद होता है, जिसके पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। वो दोहा नामक मात्रिक छंद होता है। इसके बाद सोरठा है। सोरठा नामक छंद को भी कहा गया है कि अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा आप जानिए कि यह दोहा का सीधे उल्टा होता है। अगर दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के बारे में बच्चों ठीक स्पष्ट अवधारणा अपना लीजिए कि यह बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। इसलिए पहले और तीसरे में इसके 11-11 मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे में इसके 13-13 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से, जैसे उदाहरण है एक, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें जब हम मात्रा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले चरण में इसके 11 मात्राएं हैं तथा दूसरे चरण में इसके 13 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और चौथे चरण में फिर इसके 13 मात्राएं हैं। तो यह अर्ध सममात्रिक सोरठा नाम का छंद कहलाता है, जो पूर्णतया मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना की गई है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि छंद क्या है, छंद का अर्थ क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के तत्व क्या हैं, और छंद के प्रकार में वो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, किन आधारों पर कोई छंद मात्रिक होता है, किस आधार पर कोई छंद वर्णिक होता है, इसका ज्ञान हम सभी लोगों ने यहाँ किया। और मात्रिक छंद के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि दोहा, चौपाई, सोरठा की गणना की गई। इसी प्रकार से रोला, कुंडलियाँ, छप्पै, सवैया आदि भी जो छंद हैं, उन छंदों का हम प्रयोग करते हैं, जो कहीं वर्णिक हैं, कुछ छंद वर्णिक हैं तो कुछ छंद मात्रिक हैं। कैसे वर्णों के ऊपर मात्रा लगाई जाती है, यह भी आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया। कौन से वर्ण ह्रस्व होते हैं, कौन से वर्ण दीर्घ होते हैं। ह्रस्व वर्ण पर 1 मात्रा, दीर्घ वर्ण पर 2 मात्रा लगाई जाती है। मात्रा क्या है? किसी भी अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहा जाता है। अर्थात उसमें कितना समय लगता है। अगर थोड़ा लगता है तो वह लघु वर्ण होता है, 1 मात्रा होती है, और ज़्यादा समय उसके उच्चारण में लगता है तो दीर्घ वर्ण होता है और उस पर 2 मात्रा लगती है। मैं समझ रहा हूँ कि इन्हीं के आधार पर ही हम काव्य के पंक्तियों को बांधने का साहित्यकार प्रयास करता है, तभी उसका काव्य, तभी उसकी रचना एक सुंदर रचना बनती है, जो हम सभी पाठक या श्रोता के लिए ग्राह्य हो जाती है। और आपको निश्चित रूप से इसका ज्ञान हो गया होगा कि किस प्रकार से मात्राओं की गणना करके हमें जान लें कि यह मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।